चीज आपको याद रखना है, ठीक है, और यहाँ कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं है। तो हेलमिंथ में 3 डिजीज क्या क्या है? सबसे पहले याद रखो आप फाइलेरिया, किसके थ्रू होता है? वुचरेरिया, अभी नाम बताया था, वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका पैथोजन है, मतलब ये हेलमिंथ का नाम है। ठीक है, हेलमिंथ का नाम है। और अगर वेक्टर पूछता है तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था वेक्टर, फीमेल क्यूलेक्स इसका वेक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये होगा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, और इसको जो कॉज करता है, फैलाता है, वो कॉकरोच, फ्लाई, इनके थ्रू होता है, मतलब ये वेक्टर का काम करते हैं। एंड थर्ड वन टीनियासिस, अगर आप हाफ बॉइल्ड पोर्क खाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसका नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। अच्छा, ये इसका जो होस्ट होता है वो पिग है, पिग एंड ह्यूमन है। ठीक है, तो पिग इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। पिग में क्या होता है, देखोगे सुअर जो होते हैं ना, वो मिट्टी से खोद खोद के अपना खाते हैं, है ना, अब कीड़े मकोड़े खाए या जो भी खाए, वहीं से ये इनके बॉडी में चला जाता है। एक ले करता है उन्हीं के बॉडी में, फिर वो लार्वा फॉर्म में चेंज होता है। फिर जो लोग पिग खाते हैं और वो सही से कुक ना हो तो हम लोगों को फिर वो टीनिया सोलियम जो है हम लोगों को अटैक करने लगता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग को टीनियासिस मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है ये, वो होगा। ओके, अच्छा एक बात और याद रखना है यहाँ पे, फाइलेरिया जब मैंने बोला तो मैंने वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी बोला, स्पेसिफिकली नाम बताया, लेकिन बहुत बार तुम लोग को ये नाम नहीं देके सीधे बोलता है माइक्रोफाइलेरिया। तो देखो फाइलेरिया, ठीक है, यहीं से इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन नेम है वो है माइक्रोफाइलेरिया। तो कुछ इसमें इतना बड़ा बात नहीं है, आप फाइलेरिया देखकर भी उसको जज कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैम ये जो माइक्रो फाइलरी अभी लिखा है ना मैम, इस पे क्या बता रही थी, फिर से एक बार बोलेगे प्लीज? वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी जो साइंटिफिक नेम बताया ना, उसका कॉमन नेम है ये। जैसे ह्यूमन बोलते हैं तो ह्यूमन तो कॉमनली बोलते हैं ना, बट हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। गायत्री एक और सेपियंस लगाना नहीं भूलना नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, होमो होमो सैपियंस सैपियंस। एग्जैक्टली, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, मैम आपने जो ये टेनियसिस के बारे में बोला कि कॉज बाय ए पिग, मैम इनका और जो स्वाइन फ्लू होता है तो उसमें डिफरेंस क्या है? आई मीन स्वाइन फ्लू अलग चीज है। देखो स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस अटैक है। ठीक है, H1N1 वायरस था ना, तो उसका अटैक था जो पिग पे हो रहा था, राइट, दैट इज स्वाइन फ्लू। और ये एक हेलमिंथ है। हेलमिंथ है मतलब एक क्रीमी है, दोनों अलग अलग, मतलब अलग अलग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, कैटेगरी में, एक वायरस की कैटेगरी में पढ़ रहा है और एक क्रीमी वॉर्म या हेलमिंथ की कैटेगरी में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। फ्लू के सिम्टम्स तुम लोग को पता है ना कि हम लोग को कफ एंड कोल्ड होता है, वैसा ही उन लोग के बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं। और टीनियासिस में क्या होता है कि उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, और दोनों का ग्रुप अलग है। शौनक, यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम आगे चलते हैं फिर। देखो
यहाँ पर आप लोगों को कुछ टेस्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो जो जो टेस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको प्लीज अच्छे से याद रखना ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर आप लोगों को मॉन्टेक्स टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट पूछा जाता है तो हमेशा याद रखोगे कि टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। अगर तुम लोगों को पूछा जाता है चिक टेस्ट, ठीक है, तो ये तुम लोग का डिप्थेरिया के लिए करते हैं। अगर तुम लोग को कभी भी पूछा जाएगा कि वॉसरमैन टेस्ट किस लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिफिलिस के लिए होता है। मतलब हम लोग को पता लगाना होता है ना कि कौन सी बीमारी है, तो हम लोग टेस्ट करवाते हैं, तो उन टेस्ट का कुछ नाम है। अगर आपको पूछे वाइडल टेस्ट तो हम लोग आंसर करेंगे टाइफॉइड, ठीक है। अगर हम लोगों को पूछे वेसमस्टेन टेस्ट तो ये हम लोग प्लेग के लिए करते हैं, ठीक है। और अगर हमसे पूछे टॉर्निक्वेट टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ हम लोग डेंगू के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलाइजा टेस्ट, ये एड्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको आप लोगों को याद रखना है, जिसमें आपका एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वाइडल टाइफॉइड वाला इंपॉर्टेंट है एंड आपका वेसमस्टेन टेस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चौथा नंबर ये वाला भी, ठीक है। तो कम से कम तुम लोग को इन 7 में अगर इनसे भी तुम लोग कम याद करना चाहते हो तो ये 4 कम से कम तुम लोग को याद रखना। मैम डेंगू वाला टेस्ट क्या लिखे वो? टॉर्निक्वेट टेस्ट, TOURNIQUET, ठीक है। हो गया? नो मैम, जस्ट अ सेकंड। ओके डन मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जेनेटिक डिजीज, ठीक है। अब जब इतना पढ़ा तो जेनेटिक डिजीज भी इसी में कवर कर लेते हैं हम लोग। जेनेटिक वाले पोर्शन में ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डिजीज नहीं, इसको डिसऑर्डर का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें आपका पहला है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ओके। देखो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, हम लोगों को पता है ना कि जब हम लोग मेल फीमेल के बारे में बात करते हैं तो अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेल का XY ये क्रोमोसोम होता है और अगर हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब सपोज कर लो ये वाला जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ना, ये मेल में होता है, मेल में होता है। अब मेल में क्या होगा, मेल में ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा X या Y क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर इनका हम क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहें तो या तो ये XXY हो जाएगा या XYY हो जाता है। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेल में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम आ चुका है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में? मैम और एक बार बताइए ना मैम, और एक बार अच्छा, बताएंगे? बता रही हूँ। देखो, मैंने बोला कि अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन की, ठीक है, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके। दैट मीन्स 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो है वो हमारे ऑटोसोम है, जो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स, दैट मीन्स हम मेल है या फीमेल, सिर्फ इस कैरेक्टर को छोड़कर बाकी जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो सब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम ऑटोजोम बोल रहे हैं, ऑटोजोम, ठीक। एक पेयर ऐसा होगा जो हमको ये बताएगा कि हम मेल है या फीमेल, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम बोलते हैं। अब ये जो मेल होगा, मेल के लिए वो XY होगा और फीमेल के लिए वो XX होगा, राइट। तो जब किसी भी मेल को ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, फीमेल को नहीं, तो मेल में क्या होगा, एक्स्ट्रा एक X या Y क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मतलब ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उस मेल का फिर क्रोमोसोम सेट क्या हो जाएगा, या तो वो XXY हो जाएगा या XYY हो जाएगा। तो चाहे कंडीशन ये वाला आए या ये वाला, दोनों कंडीशन में ही उस मेल के कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47, मतलब नॉर्मल से एक ज्यादा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इस केस में ऐसा भी होता है कि कुछ मेल फीमेल की तरफ बिहेव करते हैं। बहुत ऐसे मेल को देखे होंगे जो फेमिनाइन नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। चलो दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर कौन है, टर्नर सिंड्रोम। अब मेल को एक बीमारी हुई तो फीमेल को ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये फीमेल के लिए है, फीमेल के केस में ये टर्नर सिंड्रोम होता है। और ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मतलब फीमेल का क्या है, XX है, राइट। लेकिन जिसको टर्नर सिंड्रोम है ना, उसका X 0 है। सॉरी, मतलब उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाला एक्स रहेगा ही नहीं, खत्म है ही नहीं। तो इस केस में उसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 45। 46 नॉर्मल था, नॉर्मल से एक कम हो गया, मतलब उसको एक बीमारी हो गई। तो ऐसी जो फीमेल होती है ना, उनका सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल पार्ट्स जो है वो डेवलप ही नहीं करता है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। ओके, देन हम लोग आते हैं डाउन सिंड्रोम पे। अब डाउन मैम सिंड्रोम, हाँ बोलो। मैम, अगर मेल को अगर X एंड 0 हो गया और फीमेल को नहीं अगर, होगा, नहीं होगा, ऐसा केस आया ही नहीं है। ओके। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो जब भी हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो अभी मैंने तुम लोग को एक बात बताया, हो सकता है कुछ लोग भूल भी गए हो। मैंने ये बताया कि ऑटोजोम कितने होते हैं, भूल गए तुम लोग? 22 पेयर्स। एग्जैक्टली। तो ये जो 22 पेयर्स है, मतलब 1 नंबर पेयर, 2 नंबर, 3 नंबर पेयर, 4 नंबर पेयर, ऐसे करके। तो उस डाउन सिंड्रोम कहाँ होता है, स्पेसिफिक जगह आपको बताना होगा। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21st नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। 21st नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ये होता है। तो ये 21st नंबर पे क्या होगा ना, जो क्रोमोसोम है 21st नंबर पे बैठा हुआ, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मीन्स उसमें क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, ये इस तरीके का रहता है ना क्रोमोसोम, और इसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके के सेगमेंट लेके बने हुए रहते हैं। तो अगर मान लो कि किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ, ठीक है, तो उसके इस क्रोमोसोम में क्या होगा, एक और क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं। लेकिन कितने नंबर पे, अगर 21 नंबर पे ऐसा है तो ही वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। अगर 18वें नंबर पे होगा तो फिर वो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया हम उसी का नाम बोलेंगे, हम किसी और का नाम नहीं बोल सकते हर केस में। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज कर लो कि ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है ये डिलीट हो गया, है ही नहीं, अब उसमें रिमूव हो गया, तो दैट इज डिलीशन। ये भी आपका क्रोमोसोम जैसा होना चाहिए था वैसा मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, मतलब ये भी आपके बॉडी में एक डिफेक्ट शो करता है, ठीक है।
दूसरा, अगर मान लेते हैं कि ये तो डिलीशन वाला केस था, अब मैं वापस से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर जितने थे वो मैं वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब मान लो कि यहाँ पर जो 2 नंबर है, ठीक है, ये जो 2 नंबर सेगमेंट है, और यहाँ पर ये मान लो ये 3 नंबर जो सेगमेंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ का 2 नंबर और यहाँ का 3 नंबर, ये ट्रांसलोकेट अगर हो जाए, डिसलोकेट जिसको बोलते हैं, सॉरी, डिसलोकेट हो जाए, मतलब ये डिसलोकेट होने का मतलब ये था कि ये ग्रीन इस ब्लू के जगह पर अगर आ जाए, ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है, और नहीं आए समझ में तो वापस से हमसे पूछ लेना। मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ पर जो 3rd नंबर पे ग्रीन था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ जो आपका 2 नंबर पे ब्लू था वो इस 3 नंबर के जगह पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ ना कि जिसका जो पोजीशन है वो उस पोजीशन पे तो है ही नहीं। इसका मतलब भी ये हुआ कि वो क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने 3 तरीके का डिफेक्ट बताया, एक या तो डिलीशन हो सकता है, दूसरा या तो डिसलोकेशन हो सकता है, या तो एक एक्स्ट्रा एडिशन हो सकता है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन आता है तो इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सही नहीं है और वो इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम 21 नंबर ऑटोसोम पे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उनका जो फेस होगा वो मंगोलियन टाइप होता है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मुंह से हमेशा लार टपकते रहना, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली चैलेंज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम वाले होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम एडवर्ड सिंड्रोम, तो एडवर्ड सिंड्रोम अभी मैं तुम लोग को बता रही थी कि अगर सेम चीज 18th नंबर क्रोमोसोम, 18th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, ये समझ में आया? यस मैम। तो नेक्स्ट हम लोग मैम हाँ और बोलो। कोई बट अगर ये वाला प्रॉब्लम हुआ, मतलब सपोज 16 17 किया, 19 उनका अलग किया, अलग नाम है, 10th 12th, अलग अलग नाम है, मैं अभी बता रही हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे। अगर हम लोगों को कभी पूछा जाए कि बताओ सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो अब हम लोग बोल देंगे इसमें कि नहीं आरबीसी जो है वो कम हो जाता है, मैम ने बोला था आरबीसी कम हो जाता है वो एनीमिया, मतलब सिकल सेल एनीमिया में यही होगा यही, लेकिन उसका क्या बोलेंगे, उसका अलग कॉज है, ठीक है, उसका कॉज जो है वो अलग होता है। अब कॉज क्या है वो मैं बताती हूँ। सिकल सेल एनीमिया अगर 11th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल मतलब होता है हुक की तरह। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा देखा था, बाइकॉनकेव देखा था ना, डिस्क की तरह, लेकिन इसमें क्या होगा, वो शेप जो है वो हुक की तरह हो जाता है। अब उसका शेप बिगड़ा, इसका मतलब उसका लाइफ स्पैन कम हो गया। लाइफ स्पैन कम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वो जल्दी उस आरबीसी की डेथ हो जा रही है, मतलब हमारे में आरबीसी कम हो जा रहा है। तो ये एनीमिया ही है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से ये एनीमिया हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन यूरिया। ये होगा अगर 12th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम है तो, ठीक है। 12th नंबर क्रोमोसोम पे अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है, वही डिलीशन डिसलोकेशन इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, तो उस सिंड्रोम को बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होगा, देखो कीटोन ग्रुप जो है ना, मतलब सीओ ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप, वो हमारे यूरिन के थ्रू सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम हमको हो जा रही है तो हमारा कीटोन ग्रुप जो हमारे बॉडी के अंदर रहना जरूरी है वो बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसका धज्जियां उड़ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा कोई भी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा, ठीक है।
चलो अब हम लोग पटाव सिंड्रोम। तो यहाँ पर किसी को पटाना नहीं है। तो पटाव सिंड्रोम जो है वो एक्चुअली 13th नंबर क्रोमोसोम, 13th मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर 13th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम आए तो उसको पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत ऐसे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिसका अपर लिप जो है वो कटा हुआ रहता है, एक्सीडेंट के थ्रू नहीं, वो जन्म से ही ऐसा होता है, एकदम यहाँ से रहेगा ही नहीं या कटा हुआ रहता है, दांत ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो वैसे जो लोग होते हैं वो एक्चुअली उनका क्रोमोसोम जो है उसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ने की वजह से उनके ऊपर के होठ का स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। तो सर्जरी के थ्रू उसको सही किया जाता है, बट वो पूरा मतलब आपके चेहरे के साथ सेट नहीं होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। बट हाँ चलाने के लिए और सही है, वो सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और आते हैं क्राई डू चैट, ठीक है। क्राई डू चैट। अब यहाँ पर चैटिंग नहीं करनी है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये 5th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, ठीक है, 5वां नंबर। अब देखो यहाँ पर तुमको नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्राई मतलब सच में वही क्राई है, रोने वाला क्राई, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कैट लाइक क्राई। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप लोग देखे होंगे या मतलब सुने होंगे उनका रोना, जब वो रोते हैं ना तो लगेगा कि बिल्लियां रो रही हैं, उसी को बोलते हैं कैट लाइक क्राई, ठीक है। तो 5th नंबर क्रोमोसोम पे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके रोने की आवाज जो है वो बिल्लियों के रोने की आवाज से सिमिलर लगती है, इसलिए उसका नाम क्राइडू चैट है। क्या समझे, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? मैम एक बार 12 नंबर जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना मैम, वो एक बार फिर से बताया था मैम। देखो जब भी हम लोग क्रोमोसोम पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है हमने अभी बताया तुम लोगों को कि क्रोमोसोम जो है 46 होता है, ठीक है। इस 46 में एक होगा ऑटोसोम और एक होगा एलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम कितना होगा, 22 पेयर्स होगा ऑटोसोम, ठीक है, और एलोसोम 1 पेयर होता है। तो ये जो ऑटोसोम है ना, ये 1 पेयर, सिर्फ इस 1 पेयर को समझ लो, ऑटोसोम समझ में आ जाएगा। ये 1 पेयर क्या करेगा, ये 1 पेयर जो है वो बताएगा कि हम फीमेल है या मेल है, ठीक है, हम फीमेल है या मेल है। तो हमारा जो सेक्स कैरेक्टर है उसको अगर हम छोड़ दें तो बॉडी में बहुत सारे और कैरेक्टर हैं। हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हमारी आंख किस कलर की होगी, हमारे स्किन का टेक्सचर क्या होगा, हमारे लिप का कलर क्या होगा, ये सारा चीज जो डिसाइड करता है उनको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हमने बोला था आपको सोमैटिक कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर का मतलब होता है हमारे बॉडी के जितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मैम हम्म ये जो 6 वाले में लिखा है ना 12 नंबर, वो बताने के लिए बोल रही थी मैं। अच्छा तो फिनाइल कीटोन यूरिया जो है इसमें मैंने बोला कि अगर 12th नंबर पे डिलीशन डिसलोकेशन ऐसा कोई भी दिक्कत आएगा ना, तो उस क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जब चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप मतलब मैंने अभी बताया CO ग्रुप जिस जो होता है, तो ये बॉडी के अंदर रहना जरूरी है, ठीक है। तो वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं मैम हाँ मैम वो 7 नंबर वाला एक बार बोलेंगे? पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर पे अगर सेम कोई प्रॉब्लम होगा तो अपर वाला लिप जो है वो कटा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। एंड मैम सिकल सेल एनीमिया और एक बार सिकल सेल एनीमिया 11th नंबर क्रोमोसोम पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से हमारा आरबीसी का शेप चेंज होने लगता है और वो आरबीसी बाइकॉन्केव से आपका हुक की तरह हो जाएगा, ठीक है।
तो मॉर्फोलॉजी चेंज होने से आरबीसी क्या होगा, उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी हमारे बॉडी में कम होने लगेगा, तो उसको एनीमिया बोलते हैं। लेकिन सिकल सेल लगा है, दैट मीन्स ये एक क्रोमोसोमल बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ओके मैम। ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो 2 और डिजीज यहाँ पे बच जाता है, उसको भी यही क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये जो अभी बताया, जितना अभी बताया, ठीक है, वो क्रोमोसोमल था। अब 2 डिजीज ऐसे बता रही हूँ जो जीन वाले होते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिजीज ये भी है। जेनेटिक डिजीज का मतलब दो टाइप है, या तो वो क्रोमोसोम की वजह से होगा या तो वो जीन की वजह से होगा। ठीक है, तो जीन की वजह से आपको 2 डिजीज यहाँ पे याद रखना है। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जीन के थ्रू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होगा और यहाँ पर हम लोगों को रेड एंड ग्रीन कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलता है, उसी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, याद रखिएगा कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो वो लोग नहीं लेंगे। रेलवेज भी कलर ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको आपका रेलवे ट्रैक के कामों में नहीं लेते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, जैसे आपका ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, ठीक है, जैसे ड्राइवर मतलब एएलपी लोको पायलट वगैरह हो गया, नहीं लेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आपको रेड और ग्रीन ही तो समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से नहीं लेंगे वो लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी इस तरीके के काम जिसमें नहीं होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल कलर ब्लाइंड लोगों को मिलते हैं। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ब्लाइंडनेस हम लोग अंधापन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको रेड और ग्रीन नहीं समझ में आता, बाकी सारा कलर समझ में आएगा। और दूसरा है हीमोफीलिया, जिसको हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो हीमोफीलिया जो है ये तुम्हारा क्या है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, नो ब्लड क्लॉटिंग, और इसी को हमने आपको बताया था रॉयल डिजीज, राइट? ओके, तो ये 2 डिजीज दोनों ही आपका जीन के थ्रू ट्रांसफर होता है। थैलेसीमिया भी ऐसा ही है, ठीक है, एल्बिनिज्म भी ऐसा ही है। चलो, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम। ठीक, देखो और भी 4 डिजीज ऐसे हैं जो आई रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, लाइट वाला चैप्टर, तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर लेंस रिलेटेड ही प्रॉब्लम है वो सब, तो वहां ज्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतने डिजीज आपको कम से कम ध्यान में रखने होंगे जितने अभी मैंने बताए हैं आप लोगों को। ओके, क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को दूंगी, कुछ 35 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, तो आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और उसको मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो नेक्स्ट क्लास आप लोग हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके मैम।